दोस्तों एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत। अगर दोस्तों आप राजनीति में इंटरेस्ट रख रहे हैं, क्योंकि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल पर आप तशरीफ फरमा रहे हैं, इससे एक बात तो तय है कि आप राजनीति में अच्छी खासी समझ रखते हैं, राजनीति को आप बारीकी से जानना चाहते हैं, राजनीति का अच्छा खासा नॉलेज आपके पास में है। दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं जो पीएचडी करते हैं, बहुत सारे नेता लोग होते हैं जो अलग अलग विषयों में पीएचडी करते हैं, राजनीति पर पीएचडी करते हैं। देश में एक ऐसे नेता का भी जन्म हुआ, ऐसे नेता की भी राजनीति इस देश ने देखी जिसे खुद उन्हें राजनीति का पीएचडी कहा जाता था। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं हरियाणा के 3 लालों में से एक लाल चौधरी भजनलाल बिश्नोई के बारे में। पाकिस्तान के बहावलपुर में जन्मे चौधरी भजनलाल बिश्नोई जब देश बंटा, देश के 2 भाग हुए, नया पाकिस्तान अस्तित्व में आया, तो उस समय चौधरी भजनलाल बिश्नोई का परिवार पाकिस्तान का अपना जमा जमाया व्यापार, अच्छे खासे बड़े जमींदार थे, लेकिन भारत प्रेम इनको भारत की ओर खींच लाती हैं और ये पाकिस्तान को छोड़ करके हरियाणा को अपनी कर्म भूमि बनाते हैं। और यहाँ आने के बाद चौधरी भजनलाल स्वयं मंडी आदमपुर में घी का व्यापार करते हैं, मंडी में एक अपनी दुकान खोल लेते हैं और वो दुकान आज भी चौधरी भजनलाल के परिवार के पास है। आज भी चौधरी भजनलाल के जो राजनीतिक विरासत के राही है वो उस दुकान पर आज भी लोगों से मिलते हैं, लोगों के बीच में उस दुकान पर बैठते हैं। दोस्तों भजनलाल जब व्यापार में सफल हो जाते हैं तो इन्होंने राजनीति में हाथ आजमाने का सोचा। आदमपुर ग्राम पंचायत से ये पंच का चुनाव लड़ते हैं और अपने पहले ही चुनाव में इन्हें सफलता मिलती है। उसके बाद में ये आदमपुर सरपंच का चुनाव लड़ते हैं और महत्वाकांक्षा इस तरह से बढ़ जाती है कि 1968 आते आते आदमपुर के चौधरी भजनलाल बिश्नोई विधायक बन जाते हैं। दोस्तों 1968 में जब एक और लाल बंसीलाल की सरकार बनी तो भजनलाल बिश्नोई उस सरकार में शामिल थे। जब जब बंसीलाल की सरकार पर कोई भी राजनीतिक संकट आया, भजनलाल संकट मोचन की भूमिका में रह करके बंसीलाल की सरकार को बचाया करते थे, क्योंकि उस समय राजनीतिक जो हलचल थी, राजनीतिक घटनाक्रम जो थे वो बहुत तेजी से बदल रहे थे, क्योंकि देश नया नया आजाद हुआ था। राजनीतिक तौर पर स्थिरता भारत की राजनीति में, भारत के लोकतंत्र में आई नहीं थी, तो इसलिए कभी भी सरकार जाने का डर रहता था। लेकिन भजनलाल जैसा एक दूरदर्शी सोच वाला सलाहकार अगर किसी मुख्यमंत्री का हो तो उस मुख्यमंत्री को फिर बेधड़क होकर के सरकार चलानी होती थी और यही काम बंसीलाल कर रहे थे। जब 1972 का विधानसभा चुनाव हुआ तो चौधरी भजनलाल बिश्नोई का नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहा था। मुख्यमंत्री की इस रेस में चौधरी भजनलाल पिछड़ जाते हैं और मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं। 1975 में चौधरी भजनलाल बिश्नोई को मंत्रिमंडल से हटा दिया जाता है, लेकिन चौधरी भजनलाल की जो कला थी, जो राजनीति की समझ थी, जो जोड़ तोड़ को किस तरह से अंजाम में देना है, ये जो चौधरी भजनलाल की कला थी, इस कला ने चौधरी भजनलाल को 1979 में हरियाणा जैसे अहम प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। दोस्तों उस समय चौधरी देवीलाल की सरकार थी और चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह के बीच की नजदीकियां जग जाहिर थी। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी, वीपी सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे और जब 1980 का चुनाव होता है, इमरजेंसी हटने के बाद में इंदिरा गांधी दोबारा चुनाव मैदान में जाती है, जबरदस्त मेजोरिटी के साथ इंदिरा गांधी दोबारा से प्रधानमंत्री चुन ली जाती है। जैसे ही इंदिरा गांधी दोबारा से प्रधानमंत्री बनती है तो जिन राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार थी, चाहे वो जनसंघ की थी या जनता पार्टी की थी या अन्य कांग्रेसी दलों की थी, उन सभी सरकारों को इंदिरा गांधी एक के बाद एक बर्खास्त कर रही थी। ये बात जब भजनलाल को मालूम चली, भजनलाल भी अच्छी तरह से जानते थे कि मैडम का गुस्सा गैर कांग्रेसी सरकारों पर दिन दूना रात चौगुना फूट रहा है। वो हरियाणा पर मैडम नजर दौड़ाई, उससे पहले चौधरी भजनलाल बिश्नोई एक फूलों का गुलदस्ता लेकर के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आवास पहुंच जाते हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री के आवास पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री और चौधरी भजनलाल बिश्नोई के बीच में मुलाकात होती है। उस समय इंदिरा गांधी चौधरी भजनलाल के सामने एक शर्त रखती हैं कि चौधरी साहब, अगर सरकार बचाना चाहते हो, अगर आप अपना राज बचाना चाहते हो तो मेजोरिटी के साथ अपने पुराने घर में आ जाइए, यानी कि आप अकेले आने से कुछ नहीं होगा, पूरी मेजोरिटी लेकर के आप कांग्रेस में आइए। चौधरी भजनलाल मैडम से वादा कर लेते हैं कि जो आपकी इच्छा है वो ही होगा। और इस घटनाक्रम के बाद चौधरी भजनलाल को राजनीति का पीएचडी कहा गया और ये घटनाक्रम देश का इकलौता घटनाक्रम है, ना तो उससे पहले कभी हुआ है
और ना उसके बाद कभी हुआ है। होता कुछ इस तरह से है, जितने भी विधायक थे जनता पार्टी की सरकार के, जितने भी मंत्री थे, स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल बिश्नोई थे, पूरी की पूरी सरकार का दल बदल करवा लेते। यानी जो जनता पार्टी की सरकार थी वो अगले दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाती है। एक दो विधायकों का दल बदल हम सुनते हैं, देखे भी हैं, लेकिन पूरी सरकार का 42 एमएलए को लेकर के भजनलाल रातों रात कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और जनता पार्टी की सरकार एक रात में ध्वस्त हो जाती है। उससे पहले एक किस्सा होता है, जब चौधरी देवीलाल जनता पार्टी की सरकार के मुखिया थे हरियाणा में, उस समय भजनलाल सरकार में डेयरी मंत्री थे चौधरी देवीलाल के यहाँ। एक बार क्या होता है कि चौधरी देवीलाल सिरसा और हिसार के दौरे पर थे। उन्हें खबर मिलती है कि आपकी सरकार के 4 बड़े मंत्री चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में बगावत करने वाले हैं। ये जब खबर चौधरी देवीलाल को मिलती है तो सिरसा के तेजाखेड़ा गांव में जो चौधरी देवीलाल का एक किलेनुमा घर था, वो सारे विधायकों को वहां बुलाते हैं और अंदर कैद कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं और समय बाहर बंदूक लेकर के पहरा देने लग जाते हैं। यानी किसी को भी उन विधायकों से मिलने की अनुमति चौधरी देवीलाल नहीं दे रहे थे। और इधर चौधरी भजनलाल इस प्रयास में थे, क्योंकि चौधरी भजनलाल के पास बहुमत का आंकड़ा सिद्ध करने के लिए 2 विधायकों की कमी थी। अब उन 2 विधायकों को अपने पाले में मिलाने के लिए चौधरी भजनलाल अपनी ओर से पूरी ताकत लगाए हुए थे, लेकिन चौधरी देवीलाल भजनलाल को कोई मौका नहीं दे रहे थे। काफी दिन की रस्साकसी के बाद एक मौका चौधरी भजनलाल को मिलता है और मौका वो ये था कि जो 42 विधायक चौधरी देवीलाल के घर में थे, उन 2 विधायकों के वहां घर पर एक विधायक के बेटी की शादी थी। जो दूसरे विधायक थे उनके चाचा जी बहुत सीरियस थे, बहुत ज्यादा बीमार थे। क्योंकि उन विधायकों तक चौधरी भजनलाल अपनी बात पहुंचा चुके थे, वो किसके जरिए, क्योंकि दूसरा तो कोई उन विधायकों से मिल नहीं पाता था। देवीलाल बड़े सख्त रूप से पहरा दे रहे थे, सूबे के मुख्यमंत्री होने के नाते अपनी पूरी नजर उन विधायकों पर रख रहे थे। लेकिन उस समय उन विधायकों से उनके जो परिवार के लोग थे वो उनसे मिल सकते थे, यानी पत्नी उनसे मिल सकती थी, उनके बच्चे उनसे मिल सकते थे। और इस लूज कड़ी का फायदा चौधरी भजनलाल बिश्नोई ने उठाया। जिन 2 विधायकों को चौधरी भजनलाल बिश्नोई अपने कब्जे में लाना चाहते थे, क्योंकि चौधरी भजनलाल बिश्नोई उस कद के नेता थे कि हर विधायक की जरूरत उसके कहने से पहले चौधरी भजनलाल बिश्नोई को मालूम चल जाती थी कि इस विधायक को किस बात की जरूरत है। तो चौधरी भजनलाल बिश्नोई जानते थे कि कौन से 2 विधायक हैं जो मेरे खेमे में आ सकते हैं, मेरे पाले में आ सकते हैं। उन तक उनके परिजनों के द्वारा मैसेज चौधरी भजनलाल भेज पाने में कामयाब हो जाते हैं। और जब एक विधायक अपनी बेटी की शादी के लिए घर पहुंचता है, शादी की तैयारियां करता है, और शादी वाले दिन जब चौधरी देवीलाल को यह ख्याल आता है कि आज शादी है तो उधर जाना चाहिए, कहीं विरोधी गुट के लोग उन तक ना पहुंच जाए। सूबे के मुख्यमंत्री थे चौधरी देवीलाल, बिना बुलाए उस विधायक की बेटी की शादी में शामिल हो जाते हैं, बिना न्योते के शामिल हो जाते हैं। और जब चौधरी देवीलाल उस बैठक में जाकर के देखते हैं तो आगे एक और शख्स बैठे थे, वो भी बिन बुलाए मेहमान थे, बिना न्योते के आए थे, और वो शख्स से चौधरी भजनलाल बिश्नोई। देवीलाल मन ही मन भांप चुके थे कि भजनलाल ने अपना खेल खेल दिया है। अब चौधरी देवीलाल उस दूसरे विधायक के वहां जाते हैं जिसके चाचा जी बीमार थे। देवीलाल पहुंचते हैं, उससे पहले उस चाचा का देहांत हो जाता है और अंतिम संस्कार तक की कहते हैं कि सारी व्यवस्था चौधरी भजनलाल ने कर दी थी, उस विधायक को बिना मालूम चले। जब दोनों प्रकार की, दोनों विधायकों की यहाँ की स्थिति ताऊ देवीलाल देखते हैं तो ताऊ देवीलाल का माथा ठनक जाता है। वो मन ही मन सोच लेते हैं कि चौधरी भजनलाल ने अपना खेल खेल दिया है। अब जब चौधरी भजनलाल को विश्वास हो जाता है कि बहुमत का आंकड़ा मैंने जुटा लिया है, अब सरकार बनाने तक का आंकड़ा मेरे पास है, इसलिए वो राज्यपाल के यहाँ दबाव डालते हैं कि चौधरी देवीलाल को बोला जाए कि वो अपना बहुमत सिद्ध करे। वो लगातार ये दबाव बना रहे थे, अपने ही सरकार के खिलाफ दबाव बना रहे थे, क्योंकि वो डेयरी मंत्री थे चौधरी देवीलाल की सरकार में। तो कोई मंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ दबाव बनाए तो राज्यपाल को सुनना पड़ता है। राज्यपाल देवीलाल को कहते हैं कि आप इस तारीख तक अपना बहुमत सिद्ध करें, क्योंकि देवीलाल भी भली भांति जानते हैं कि जो बहुमत का आंकड़ा है उससे 2 विधायक वो दूर है। उन 2 विधायकों का जुगाड़ देवीलाल तमाम ताकत लगाने के बावजूद भी नहीं कर रहे थे, और उस समय देवीलाल सूबे के मुख्यमंत्री थे। बहुमत सिद्ध करने की तारीखें लगातार नजदीक आ रही थी, देवीलाल पूरे प्रयास कर चुके थे। जब बहुमत की तारीख एक दिन बाद आने वाली थी, उससे पहले चौधरी देवीलाल अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। जैसे ही चौधरी देवीलाल इस्तीफा देते हैं, भजनलाल बिश्नोई राज्यपाल के यहां जाकर के सरकार बनाने का दावा कर लेते हैं, और पहली बार चौधरी भजनलाल बिश्नोई 1979 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाते हैं।
उसके बाद में 1982 में वो दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं, 1991 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं और हरियाणा में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड है वो चौधरी भजनलाल बिश्नोई के पास है। चौधरी भजनलाल बिश्नोई को एक गहरी समझ वाला राजनेता समझा जाता था। वो शारीरिक तौर पर भले ही छोटे कद के नेता थे, कद इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जिस तरह की स्वीकार्यता चौधरी भजनलाल बिश्नोई की राजनीति में थी, जिस तरह की स्वीकार्यता चौधरी भजनलाल बिश्नोई की सामाजिक तौर पर थी, वो बहुत विशाल थी और बहुत गहरी थी। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा की जो आदमपुर विधानसभा सीट है, किसी को ये डाउट होगा कि यहाँ बिश्नोई ज्यादा संख्या में होंगे, बिल्कुल नहीं है। जितने संख्या में बिश्नोइयों के यहाँ वोट हैं उससे कहीं डबल जाटों के वोट हैं। लेकिन चौधरी भजनलाल बिश्नोई ने सभी समाजों को साथ लेकर के इन्होंने राजनीति की और उस दौर में ये गैर जाट की राजनीति के सूत्रधार बने, गैर जाट की राजनीति के ध्रुव तारा बने, जिस दौर में ये कल्पना नहीं की जा सकती थी कि जाट के बिना भी कोई हरियाणा का मुख्यमंत्री बन सकता है, क्योंकि जाट लैंड समझा जाता है हरियाणा को। उस जिस समय चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल चौधरी बंसीलाल का दबदबा हुआ करता था, उस समय भला कौन कल्पना कर सकता है कि गैर जाट हरियाणा का मुख्यमंत्री बने, गैर जाट राजनीति के शिखर तक पहुंचे। गैर जाट की राजनीति को फलीभूत करने का जो श्रेय है वो पूरा का पूरा चौधरी भजनलाल बिश्नोई को जाता है। दोस्तों अगर मैं सामाजिक तौर पर बात करूं चौधरी भजनलाल बिश्नोई की, बिश्नोई समाज की जनसंख्या सबसे ज्यादा राजस्थान से है। राजस्थान से ही यह समाज अस्तित्व में आया और चौधरी भजनलाल बिश्नोई का परिवार भी पहले कभी राजस्थान से बहावलपुर शिफ्ट हुआ था। इनका मूल भी राजस्थानी है। राजस्थान में चौधरी भजनलाल बिश्नोई की जो स्वीकार्यता है वो बड़ी गहरी रही है हमेशा से। इस परिवार की स्वीकार्यता हमेशा से बड़ी गहरी रही है और ये बात इंदिरा गांधी जी जानती थी और ये बात राजीव गांधी भी जानते थे। इसलिए चौधरी भजनलाल बिश्नोई को राजीव गांधी सरकार में वन, पर्यावरण और कृषि जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेवारी सौंप दी जाती है और उन्हें यह जिम्मा दे दिया जाता है कि हरियाणा से बाहर आकर के आप पूरे देश भर की सेवा करें। उस जिम्मेवारी को चौधरी भजनलाल बिश्नोई ने बखूबी निभाया। लगातार राजनीति में चौधरी भजनलाल बिश्नोई का जो सूरज था वो लगातार ऊपर उठ रहा था। चौधरी भजनलाल का परिवार जिस आदमपुर सीट से चुनाव इन्होंने शुरुआत में लड़ने स्टार्ट किए, आज तक यानी कि 1968 से लेकर के 2024 तक तमाम ताकतें आई, तमाम ताकतों की सरकारें बनी बिगड़ी, लेकिन जो आदमपुर का अभेद किला चौधरी भजनलाल बिश्नोई के परिवार का रहा, उस अभेद किले को आज तक कोई भेद नहीं पाया है। चौधरी भजनलाल इस सीट से कई बार विधायक रहे, उनकी पत्नी जसमा देवी विधायक रही, उनके पुत्र विधायक रहे, उनकी पुत्र वधु विधायक रही और अब जो 2023 में उपचुनाव हुआ था उसमें उनके पोते भव्य बिश्नोई विधायक चुने गए और अब जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है आदमपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि आदमपुर की जनता ने चौधरी भजनलाल के परिवार का लगातार सहयोग किया है, लगातार साथ दिया है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भजनलाल बिश्नोई का हरियाणा के साथ साथ राजस्थान में भी अच्छा इस्तेमाल किया। जिस समाज से चौधरी भजनलाल ताल्लुक रखते थे उस समाज के लोग राजस्थान की 20 से 25 विधानसभा सीटों को प्रभावित करते हैं। उन सीटों पर अगर चौधरी भजनलाल की रैली हो जाती तो लगभग ये चांस बन जाते थे कि सारी की सारी सीटें कांग्रेस के खाते में आ जाए। एक किस्सा यह भी है कि एक बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हरियाणा के गेहूं के खेतों से गुजर रही थी। उस समय सीएम चौधरी बंसीलाल हुआ करते थे। जब इंदिरा गांधी खेतों से निकल रही थी तो 3-4 एकड़ की फसल अलग दिख रही थी, 1-2 एकड़ की फसल अलग दिख रही थी, फसल गेहूं की थी। इंदिरा गांधी ने चौधरी बंसीलाल जी से पूछा कि चौधरी साहब ये एक ही खेत में 2 अलग अलग गेहूं की किस्में क्यों किसान ने बोई है? उस समय चौधरी बंसीलाल कहते हैं कि हम तो रेगिस्तान संबंध रखने वाले लोग हैं, हमारे वहाँ गेहूं वेहूं नहीं बोया जाता है, हमारे वहाँ तो बाजरी बोई जाती है, हम तो बाजरी वाले लोग हैं, आप भजनलाल से पूछिए, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। जब इंदिरा गांधी यही सवाल चौधरी भजनलाल से पूछती हैं तो भजनलाल जी कहते हैं कि मैडम इस किसान ने जो ये बड़े भूभाग पर गेहूं दिख रहा है ये इन्होंने बाजार में बेचने के लिए बोया है और जो छोटे से भूभाग पर गेहूं दिख रहा है यह इन्होंने अपने घर के इस्तेमाल के लिए बोया है। ये जो हाजिर जवाब था भजनलाल बिश्नोई का, इससे कहते हैं कि इंदिरा गांधी बहुत प्रसन्न हुई थी। तो दोस्तों भजनलाल के जो राजनीति के किस्से हैं वो भरे पड़े हैं। 2004 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में अब तक की सबसे जबरदस्त मेजोरिटी मिली थी, क्योंकि उस समय चौधरी भजनलाल बिश्नोई कांग्रेस पार्टी के सूबे के प्रमुख थे। पूरा चुनाव चौधरी भजनलाल बिश्नोई के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था। पूरे चुनाव प्रचार में ये लोगों से कहा जा रहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल बिश्नोई होंगे, यानी कि एक तरह से घोषित चेहरे के तौर पर यह चुनाव लड़ा जा रहा था। जब चुनाव के परिणाम निकल करके आए तो 67 सीटों पर कांग्रेस एक अप्रत्याशित जीत दर्ज कर चुकी थी। ज्यादातर विधायक ये चाहते थे कि चौधरी भजनलाल बिश्नोई मुख्यमंत्री बने, ज्यादातर विधायकों की यही राय थी। लेकिन उस समय के हाईकमान ने उस समय के हरियाणा कांग्रेस के युवा लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना करके भेज दिया। विधायक दल की बातों को माना नहीं गया, उनकी बातों को दरकिनार किया गया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन करके सामने आए। और वो जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने तो इधर चौधरी भजनलाल बिश्नोई कांग्रेस से खफा हो चुके थे, क्योंकि भजनलाल जानते थे कि कांग्रेस किसके बूते पर सरकार में आई है। 2007 आते आते, क्योंकि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने तो उस सरकार में जो भजनलाल के बड़े बेटे हैं चंद्रमोहन बिश्नोई, जो बाद में चांद मोहम्मद बने, और फिजा चांद मोहम्मद की जो लव स्टोरी है वो सामने आई, आप कभी बोलेंगे तो वो भी आपके सामने लेकर के आएंगे। तो उस सरकार में भजनलाल को खुश करने के लिए उनके बड़े बेटे को उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया था। लेकिन चौधरी भजनलाल बिश्नोई और उनके जो छोटे बेटे थे कुलदीप बिश्नोई, जो अब भजनलाल की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्होंने लगातार हुड्डा सरकार का विरोध प्रदर्शन किया। तो उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस में दबदबा था। उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों बाप बेटों को कांग्रेस से निकलवा दिया। जब चौधरी भजनलाल बिश्नोई और चौधरी कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से निकल गए तो 2007 में दिसंबर महीने के अंदर 2 दिसंबर 2007 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में चौधरी कुलदीप बिश्नोई एक बड़ी रैली का आयोजन करते हैं, एक बड़ी ट्रैक्टर रैली का आयोजन करते हैं। लाखों की संख्या में किसान शामिल होते हैं, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर शामिल होते हैं। और उस दिन हरियाणा में एक नई पार्टी का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है हरियाणा जनहित कांग्रेस। 2009 के लोकसभा सीट से चौधरी भजनलाल बिश्नोई अपनी बनाई पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस से हिसार का लोकसभा चुनाव जीत करके लोकसभा पहुंचते हैं। हरियाणा जनहित कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव में 6 विधानसभा सीट जीत करके किंग मेकर की भूमिका में उभर करके सामने आती है। लेकिन अभी जोड़ तोड़ के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले चौधरी भजनलाल बिश्नोई अपनी ही पार्टी के विधायकों की जोड़ तोड़ होने से बचा नहीं पाए और उस समय के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रातों रात हरियाणा जनहित के नाम से जीत कर आए 5 विधायकों को कांग्रेस में शामिल कर लिया और अपनी सरकार बना ली। और इस जोड़ तोड़ की वजह से चौधरी भजनलाल बिश्नोई को बड़ा धक्का लगा। आखिर वो दिन भी आया जिस दिन ये राजनीति का चमकता सूरज सदा सदा के लिए अस्त हो गया। वो दिन था 3 जून, साल था 2011। चौधरी भजनलाल 80 साल की उम्र में अपने जीवन की अंतिम सांस लेते हैं और उसके बाद में चौधरी भजनलाल की जो विरासत है कुलदीप बिश्नोई ने आगे बढ़ाई। कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े। उसके बाद में हरियाणा जनहित कांग्रेस का विलय चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा के साथ कर लिया। अभी चौधरी कुलदीप बिश्नोई और उनके जो बेटे हैं भव्य बिश्नोई चौधरी भजनलाल की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। चौधरी भजनलाल ने जो अभेद किला खड़ा किया है वो किला अभेद रहे, उसे कोई भेद ना पाए, उसकी जुगत में ये बाप और बेटे लगे हुए हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चौधरी भजनलाल बिश्नोई की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों ये थे 3 लालों में से एक लाल चौधरी भजनलाल। हरियाणा की राजनीति कहते हैं कि 3 लालों के इर्द गिर्द घूमी है, बंसीलाल, देवीलाल और चौधरी भजनलाल। दोस्तों अगर आप देवीलाल के बारे में जानना चाहते हैं, ताऊ देवीलाल के बारे में जानना चाहते हैं जो चौटाला परिवार के मुखिया थे, आज चौटाला परिवार के बड़े सदस्य राजनीति में हैं, बड़ा राजनीतिक परिवार है चौधरी देवीलाल का, तो चौधरी देवीलाल से संबंधित एक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप एक बार अवश्य उस वीडियो को देखिए और चौधरी देवीलाल की राजनीति के बारे में जानिए। चौधरी देवीलाल के परिवार की जो राजनीति है आज कई धड़ों में बंट चुकी है, कई दिशाओं में चौधरी देवीलाल की राजनीति विरासत जा रही है। आखिर क्यों चौधरी देवीलाल की जो विरासत है इतने अलग अलग धड़ों में डिवाइड हुई। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए पुनः आपका आभार। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।